हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस क्लास से हम लोग अपने क्लास 12 हिस्ट्री के सैंपल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, जैसा कि आपका ना हिस्ट्री का पेपर होगा तो आपके हिस्ट्री के पेपर का कोड कितना होगा, आपका 0 to 8 है ना, ये आपका कोड होने वाला है। तो हम लोग देखेंगे ना मेनली जो आपकी हिस्ट्री की सैंपल पेपर दी गई है, मेनली आपके कितने सेक्शंस के अंदर में डिवाइड है और ईच सेक्शन क्या करते हैं, आपके कितने मार्क्स आपके ना कैरी करते हैं, उन सभी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इन डिटेल हम लोग क्या करेंगे, चीजों को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ना हिस्ट्री में, तो ये जो हम लोग सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं ना, ये सीबीएसई का क्या है, आपका जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है उसको हम लोग यहाँ पर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। देखो, हम लोग सैंपल पेपर डिस्कस करें इससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो कि मेनली क्या होंगे, आपके सेक्शंस होंगे। तो जैसे अगर हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो क्लास 12 जो आपकी हिस्ट्री की जो पेपर है ये मेनली क्या होगी आपकी, तो ये टोटल आपके ना 5 सेक्शंस में क्या है, डिवाइडेड है। ठीक है ना, टोटल कितने सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो टोटल आपको 5 सेक्शंस यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब सेक्शंस की हम लोग बात करेंगे। देखो, पहला जो आपका सेक्शन होगा ना, वो एक आपका होगा सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। तो कुल मिला के आपके क्या होने वाले हैं, यहाँ पर 5 अलग अलग आपके ना सेक्शंस होने वाले हैं। अब देखो, सेक्शन ए के बारे में जब हम लोग बात करें तो सेक्शन ए में क्या बोला जा रहा है हमसे। देखो, जब सेक्शन ए के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो सेक्शन ए के अंदर क्या होंगे आपके, तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके ना वो 21 होंगे। एंड ईच क्वेश्चन कितना कैरी करेगा आपका, ईच क्वेश्चन 1 मार्क है ना। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क के होंगे आपके, तो 1 मार्क के क्या होंगे, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारे होने वाले हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग सेक्शन बी के बारे में। अब देखो, सेक्शन बी जो हमारा है ना, तो सेक्शन बी आपका क्वेश्चन नंबर होगा 22 to 27 है ना। सेक्शन बी में हम लोग बात करें तो सेक्शन बी में जो क्वेश्चन होंगे आपके, वो क्वेश्चन नंबर कितना होगा आपका 22 से लेकर के आपके ना 27 तक आपके क्वेश्चन नंबर होंगे। एंड यहां पर क्या होंगे आपके ईच क्वेश्चन, ठीक है ना, यहां पर जो ईच क्वेश्चन होंगे आपके वो 3 मार्क्स क्या करेंगे, कैरी करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करेंगे आपके, तो 3 मार्क्स आपके कैरी करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेक्शन डी में। ठीक है, सेक्शन डी की जब हम लोग सेक्शन हम लोग बात करेंगे सी की पहले। देखो, सेक्शन सी में जो क्वेश्चन नंबर होंगे आपके वो 28 होंगे। ठीक है ना, 28 to 30 क्वेश्चन नंबर होंगे आपके। एंड यहाँ पर आपके ईच क्वेश्चन होंगे वो कैरी करेंगे आपके ना 8 मार्क्स को, है ना। यहाँ पर ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करेंगे आपके, तो ईच क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कैरी करने वाले हैं। आगे हम लोग बात करेंगे ना, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी। अब देखो, सेक्शन डी के बारे में जब बोला जाए तो सेक्शन डी जो हमारा होगा ये क्वेश्चन नंबर कैरी करेगा आपका, तो क्वेश्चन नंबर 31 से आपके होंगे 33 तक। एंड यहां पर क्या होगा, ईच क्वेश्चन आपसे कितने मार्क्स कैरी करेंगे, तो ईच क्वेश्चन यहाँ पर 4 मार्क्स कैरी करेंगे, है ना। तो ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स यहाँ पर कैरी करेंगे, आपके 4 मार्क्स कैरी करेंगे। एंड लास्ट हम लोग बात करेंगे सेक्शन ई के बारे में। ठीक है ना, सेक्शन ई के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, सेक्शन ई में, तो सेक्शन ई के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक ही क्वेश्चन मिलेगा आपको 34। एंड यहाँ पर ये कितने मार्क्स के होंगे आपके, तो एक सिंगल क्वेश्चन होगा और ये आपका होगा 5 मार्क्स का। ठीक है, और एक बात और इसमें ध्यान रखेंगे, ये जो सेक्शन ई आपका है ना, देखो सेक्शन ई के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो सेक्शन ई जो हमारा है ना, मैथ बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, एक ऐसा क्वेश्चन होगा आपका, तो ये क्वेश्चन होगा हमारा मैथ बेस्ड, हमारा क्या होने वाला है, ये सेक्शन होने वाला है। तो कुल मिला के क्या होंगे आपके जो सैंपल पेपर है, कुछ इस तरीके से क्या होंगे आपके, डिवाइडेड होंगे अलग अलग सेक्शंस में। अब चलो हम लोग पहले बढ़ते अपने सेक्शन ए की तरफ।
देखेंगे सेक्शन ए में क्या क्वेश्चन बोला गया है। देखो सेक्शन ए में पहला जो क्वेश्चन हमारा है, इसमें बोला जा रहा है हमसे ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द संगम एज। अब देखो यहां पर बोला गया आपके ना संगम एज के बारे में, तो संगम एज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर। अब देखो जब ना हम लोग बात करते हैं संगम एज के बारे में, किसके कॉन्टेक्स्ट में, तो संगम एज आपका जो लिटरेचर को लेके क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ना कुछ हमें क्या दिए गए, ऑप्शंस दिए गए स्टेटमेंट वाइज, तो कौन से ऑप्शंस क्या होंगे, एक्यूरेटली आपको डिस्क्राइब करते हैं संगम एज को, किसके कॉन्टेक्स्ट में, लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में। देखो पहला बोला गया आपका, इट मार्क द इंट्रोडक्शन ऑफ संस्कृत लिटरेचर इन साउथ इंडिया, ठीक है ना, पहला हमारा स्टेटमेंट है। दूसरा बोला गया आपका, इट वाज अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन लिटरेरी एक्टिविटीज इन तमिलनाडु, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा है, इट विटनेस्ड द फ्लरिशिंग कलेक्शन ऑफ एंशिएंट तमिल लिटरेचर एंड नेक्स्ट बोला गया आपका, इट वाज characterized by the dominance of Greek literature in India, ठीक है। अब स्टेटमेंट के देखो, पहला बोला गया आपका, तो संस्कृत लिटरेचर आपका साउथ इंडिया में क्या हुआ है, इंट्रोडक्शन हुआ था संगम एज में, ये गलत हो जाएगा आपका। इसके बाद बोला गया आपका डिक्लाइन। अब देखो हम लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में अगर सिग्निफिकेंस देने हैं तो जाहिर सी बात है ना, डिक्लाइन नहीं आ रहा आपका, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत आएगा। और जो ग्रीक लिटरेचर का आपको डोमिनेंस इंडिया में देखने को मिलता है वो संगम एज में नहीं है। इसमें आंसर क्या होगा आपका, तो हमारा जो ऑप्शन सी है, इट विटनेस द फ्लोरिशिंग कलेक्शन ऑफ एंशिएंट तमिल लिटरेचर, है ना, यानी कि जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी कि जो संगम एज आपका है लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में मिलने किसको डिस्क्राइब करता है आपके, तो फ्लरिशिंग कलेक्शन ऑफ एंशिएंट तमिल लिटरेचर को बताता है ये। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया हमसे, है ना, क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड के बारे में बात करें, इसमें देखो बोला जा रहा है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड राजा गौतमी पुत्र, है ना, राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी बिलोंग। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखो राजा किन के बारे में बोला गया है, तो राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। तो राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी आपके ना वो कौन से डायनेस्टी से आपके ना बिलोंग करते थे, इसके बारे में क्या करने हैं, बताने हैं। क्या वो आपका वकातका था, या फिर आपको सतवाहना होंगे, या फिर कुषाण होंगे, या फिर गुप्त एम्पायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली बताने हैं कि ना कौन से जगह से क्या करते थे, कौन से डायनेस्टी से आपके वो बिलोंग करते थे, ठीक है ना। अब देखो हम लोग बात करेंगे राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के बारे में, तो ये मेनली आपके ना बिलोंग करते थे कौन सी डायनेस्टी से, आपके सतवाहना डायनेस्टी से, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है आपका करेक्ट है। अब देखो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे ना, तो इंडियन हिस्ट्री में इसको क्या बोला गया आपका, गोल्डन पीरियड बोला गया है। एंड इंडियन हिस्ट्री में इसको क्या बोला गया है, गोल्डन पीरियड बोला गया आपका, ठीक है, गोल्डन पीरियड में इसको बोला जाता है। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में। देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, तो असर्शन एंड रीजन बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, जिसमें देखो बोला जा रहा है कि आपको हमें क्या दिए गए यहाँ पर, तो दो अलग अलग हमें यहाँ पर क्या है स्टेटमेंट दिए गए हैं। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन बिलो एज assertion A and reason R. Read the statements and choose the appropriate option. ठीक है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो assertion क्या बोल रहा है, recovering artifacts is merely the initial step in the archaeological process. ठीक है ना, क्या बोला गया है, तो अगर हम रिकवरिंग के बारे में बात करेंगे, आर्टिक्राफ्ट्स के बारे में, तो मेनली किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था आपका, आर्कियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीजन देखो क्या बोला गया है, आर्कियोलॉजिस्ट एम्प्लॉय वेरियस मेथड्स सच एज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल एंड फंक्शन, एनालाइजिंग ऑफ कॉन्टेक्चुअल क्लूज एंड रिलायंस ऑन इनडायरेक्ट एविडेंस टू अंडरस्टैंड द significance and purpose of
है ना, एंड आर्टिफैक्ट्स। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है ना, तो जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें स्टेटमेंट वाइज, देखो पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसमें, देखो पहला जो ऑप्शन इसमें ना दिया गया है आपका, इसमें देखो बोला जा रहा है क्या है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा हमारा बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा हमारा है ए इज करेक्ट बट आर इज ए इज क्या है आपका करेक्ट बट आर इज क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट, है ना। एंड लास्ट आपका है आर इज करेक्ट बट ए इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर क्या दिया गया आपको, तो अलग अलग स्टेटमेंट वाइज चीजें बोली गई है। अब देखो पहले हम लोग आते हैं अपने स्टेटमेंट पर। देखो जब स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, स्टेटमेंट में देखो पहला था हमारा असर्शन में कि जो रिकवरी होती है आपकी आर्टिफैक्ट्स के, मेनली आपकी इनिशियल स्टेप में किसके द्वारा, आपकी आर्कियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, तो असर्शन हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। आगे देखो रीजन में क्या बोला गया, आर्कियोलॉजिस्ट एम्प्लॉय वेरियस मेथड्स, है आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं आपके ना, बहुत सारे मेथड्स को एम्प्लॉय करते हैं, जैसे कि आपका क्लासिफिकेशन हो गया मटेरियल के बेस पर, उनके फंक्शन के बेस पर, एनालाइजिंग करना हो गया आपके कॉन्टेक्चुअल क्लूज को, इसके अलावा इनडायरेक्ट एविडेंस पे रिलाई करते हैं ताकि वो सिग्निफिकेंस एंड पर्पस ऑफ आर्टिफैक्ट्स को समझ सके। तो स्टेटमेंट भी क्या आपका बिल्कुल सही है, एंड ये स्टेटमेंट क्या आपका जो रीजन आर है, ये कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपके किसका है, असर्शन ए का है, यानी कि इसमें जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। अब देखो एक करेक्ट तो दोनों तो करेक्ट आपका है, तो सी और डी तो खत्म ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बोला बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये भी क्या होगा आपका गलत होगा, यानी कि जो करेक्ट हमारा आंसर इसके अंदर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है आपसे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बौद्धिज्म एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो बौद्धिज्म के बारे में क्या बोला गया है, तो बौद्धिज्म के बारे में ना कुछ यहाँ पर क्या किए गए आपसे पॉइंट्स पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बौद्धिज्म के बारे में बात करेंगे, तो बौद्धिज्म के बारे में क्या है, कुछ स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं रिगार्डिंग बौद्धिज्म, एंड आपको क्या करना है, तो कुछ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली क्या करना है, आपको उन ऑप्शंस को ना क्या करने हैं, आपको सही करने हैं, ठीक है ना। उन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली हमें क्या करने हैं, सही करने हैं। अब देखो सबसे पहले अगर ना हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, देखो सबसे पहले अगर हम लोग ना बात करेंगे इनके बारे में, क्या बोला गया स्टेटमेंट 1 में, द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हिमायन सेक्ट ऑफ बौद्धिज्म। दूसरा बोला गया आपका बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट वन ऑफ ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट। तीसरा हमारा बोधिसत्व अचीव निब्बन फॉर पर्सनल साल्वेशन। देखो पहला क्या बोला गया ना कि देखो कॉन्सेप्ट आपका जो है बोधिसत्व का वो सेंट्रल आपका है ना, कहां पर आपका है, तो वो आपका ना क्या होता है ना, सेंट्रल होता है, ठीक है। अब सेंट्रल देखो कहने की जब बात आ रही है, तो सेंट्रल कहां पर बोला गया आपका, तो ये हिमयान सेक्ट ऑफ बौद्धिज्म में है। इसके अलावा देखो दूसरा स्टेटमेंट में बोला गया था कि देखो जो बोधिसत्व आपके है ना, तो बोधिसत्व क्या है आपके, तो बोधिसत्व के बारे में बोला गया है, एक कंपैशनेट आपके हैं ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए होती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही क्या है आपका सही है, यानी कि देखो पहला स्टेटमेंट जो बोला गया है कि बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट आपका है वो हीनयान सेक्ट से आपका है, बौद्धिज्म का ही बिल्कुल सही आपका है। एंड दूसरा बोधिसत्व क्या होते हैं आपके, कंपैशनेट होते हैं ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट। अब देखो पहला तो बोधिसत्व बोलते किनको है, तो जो फॉलोअर्स होते हैं आपके बौद्धिज्म के, है ना, फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म, है ना, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो फॉलोअर्स होते हैं बौद्धिज्म के उन्हीं को बोधिसत्व बोला गया है। एंड आगे आपका बोधिसत्व अचीव निब्बन फॉर पर्सनल साल्वेशन। देखो पर्सनल साल्वेशन की ना कहीं पे बात नहीं आती है ना, तो ये गलत हो जाएगा आपका, यानी कि देखो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, थर्ड तो होगा नहीं आपका, ये भी गलत, थर्ड यहाँ भी है गलत, थर्ड यहाँ भी है गलत, यानी कि जो ऑप्शन सी आपका है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों ही क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ हम लोग बात करते हैं ना स्टेटमेंट में, तो थोड़ा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर
बौद्धिज्म के बारे में, ठीक है ना। बौद्धिज्म के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ना बुद्धा को हम लोग बोलते हैं। अब देखो इनके अगर हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं ना, गौतम बुद्ध बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं उनको हम लोग, गौतम बुद्ध बोलते हैं, है ना, गौतम बुद्ध। अब देखो गौतम बुद्ध के बारे में ना थोड़ा कुछ हम लोग क्या करते हैं ना, पॉइंट्स को समझते हैं। देखो अगर गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आएगा ना कि इनका बॉर्न कहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध के बारे में अगर हम लोग बात करें, इनका बॉर्न कहाँ पर हुआ था, तो इनका जो जन्म होता है आपके कहाँ पर होता है, वो लुम्बिनी में होता है, ठीक है ना। लुम्बिनी में इनका क्या होता है, जन्म होता है। डेथ की अगर आप बात करते हो कि इनका डेथ कहाँ पर होता है, तो इनका डेथ होता है आपके कुशीनगर में, ठीक है ना। कहाँ पर, कुशीनगर में, ठीक है ना। कुशीनगर में क्या होता है, इनका डेथ होता है। इसके बाद अगर कुछ हम लोग बात करें तो गौतम बुद्ध के जो फादर थे, इनके फादर का क्या नेम था, है ना। फादर की अगर हम लोग बात करें, इनके अलावा इनकी अगर हम लोग मदर के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो देखो इनके फादर के अगर आप नेम की बात करोगे तो गौतम बुद्ध के जो फादर थे, है ना, इनके फादर का नेम था आपका सुधोधन। इनके फादर का नेम था, क्या नेम था, तो इनके जब ना फादर के नेम के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सुधोधन क्या था, इनके फादर का नेम था, ठीक है ना। वही अगर हम लोग बात करते हैं ना इनके मदर की, तो इनकी जो मदर थी, इनके मदर का नेम होता है आपके माया देवी, ठीक है ना। मदर के नेम के बारे में बात करें तो इनकी मदर का नेम होता है माया देवी। इनके अलावा इनका एक बेटा भी होता है, सन, है ना, इनका एक बेटा होता है जिनका नाम क्या होता है, राहुल होता है ना। इनके अगर हम लोग क्या करते हैं ना, बेटे के बारे में बात करेंगे, सो इनके बेटे का जो नेम था वो क्या था, तो इनके बेटे के अगर हम लोग नेम के बारे में बात करेंगे तो वो होता है हमारा, ठीक है ना, राहुल होता है। अच्छा, इनके बेटे के अलावा अगर आप इनके वाइफ के नेम बात करते हो, तो इनकी जो वाइफ थी उनका नेम क्या होता है, यशोधरा होता है, ठीक है ना। यशोधरा क्या होता है, इनकी वाइफ का नेम होता है, ठीक है ना। शादी के बाद ये क्या करते हैं, कुछ समय के बाद अपने घर को छोड़कर क्या करते हैं, ज्ञान की तलाश में भटक चलते हैं, ठीक है ना। एंड फाइनली इनको जो एनलाइटमेंट मिलती है ना, एनलाइटमेंट के बारे में जब बात करते हैं कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, तो ज्ञान की प्राप्ति इनको कहां पर होती है, तो बोध गया में होती है ना। कहां पर, बोध गया में क्या होती है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। एंड यहीं से इनका नाम क्या पड़ता है, तो गौतम बुद्ध हो जाता है ना। गौतम बुद्ध यहीं से क्या होता है, इनका नाम हो जाता है। अच्छा, इनके अगर ना बचपन के नेम की बात करें तो इनके जो बचपन का नेम होता है वो सिद्धार्थ होता है, ठीक है ना। इनके बचपन का नेम क्या होता है, सिद्धार्थ होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्या है आपके फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं ना, याद रख सकते हैं आप महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध के रिगार्डिंग ही। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है मैच द कॉलम ए विथ कॉलम 2 regarding the archaeologists who worked in the exploration of Indus Valley and choose the correct option। अब देखो इंडस वैली के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर क्या करने हैं, आंसर देने हैं। देखो सबसे पहला बोला गया आपका दयाराम साहनी के बारे में, है ना, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल एंड R.E.M. व्हीलर। अब इनको आपको क्या करना है ना, तो अलग अलग स्टेटमेंट्स यहाँ पर है, उनके हिसाब से हमें क्या करना है, इनको मैच करना है। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं ना दयाराम साहनी के बारे में, तो दयाराम साहनी ने क्या किया था, तो डिस्कवर्ड सील्स एट हड़प्पा, है ना। इन्होंने क्या किया था, सील्स को क्या किया था, हड़प्पा पर डिस्कवर्ड किया था। ईयर की अगर हम लोग क्या करते हैं ना, बात करते हैं अगर, तो ये ईयर कब का था, तो ईयर था आपका 1921 में, ठीक है ना। ईयर कब का था आपका, 1921 का। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं राखलदास बनर्जी के बारे में। अब देखो जब राखलदास ना बनर्जी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया था आपका, तो इन्होंने सील्स को फाउंड किया था कहां पर, एट मोहनजोदड़ो। कब किया था,
सो 1922। चलो आगे हम लोग बात करेंगे ना जॉन मार्शल के बारे में। तो जॉन मार्शल ने क्या किया था आपकी, तो ऑथर किया था आपकी मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन को। एंड एक लास्ट बच रहा है हमारा R.E.M. व्हीलर, इन्होंने किसको ऑथर किया था आपके, तो एंशिएंट इंडिया को। देखो ऑथर कहने का मतलब क्या होता है, इन्होंने लिखा था उनके बारे में, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया को किन्होंने लिखा था, तो R.E.M. व्हीलर ने। एंड जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लिखा है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ना स्टेटमेंट वाइज। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ए का, ठीक है ना। ए का आपका क्या हो रहा है, तो अगर आप ए के बारे में बात करते हो तो ए का जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। बी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो बी का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आपका है स्टेटमेंट थर्ड है। सी के बारे में ना जब बात करते हैं तो सी का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आपका है कौन सा, तो फर्स्ट ऑप्शन है। एंड लास्ट हम लोग बात करेंगे ना ऑप्शन डी के बारे में। इसका जो करेक्ट हमारा आंसर है वो हमारा है ऑप्शन 4। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ए का देखो पहले थर्ड दे रहा है, तो ए का थर्ड तो हमें कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि ए का ए गलत हो जाएगा आपका। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। ए का देखो थर्ड है, यहाँ भी थर्ड है, यहाँ भी थर्ड है, ये दोनों गलत। ए का आपका सेकंड होगा, तो ए का देखो सेकंड आपको ना कहीं पर भी नहीं दिया गया है, यानी कि आंसर क्या है, सीबीएसई ने गलत दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए का आपका फर्स्ट होगा, बी का आपका थर्ड होगा, सी का आपका फर्स्ट हो जाएगा एंड डी का आपका फोर्थ होगा। तो इसको अच्छे से क्या करेंगे एक बार देख लेंगे। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है आपका आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ द एंशिएंट इंडिया विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ पर आपको कुछ क्या दिया जाएगा, इंफॉर्मेशन दिया जाएगा एंड उस इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको क्या करना है, एक रूलर का क्या करना है, नेम को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना, कि वो कौन से आपके रूलर होंगे आपको बताना है। देखो सबसे पहला क्या है हमारा, ही वॉज अ प्रोमिनेंट साक रूलर, यानी कि साक डायनेस्टी के बारे में बोला जा रहा है। तो सबसे पहले प्रोमिनेंट क्या थे आपके, एक साक रूलर थे। इसके अलावा ही रीबिल्ड सुदर्शन लेक इन द 2nd सेंचुरी बीसी, काफी इंपॉर्टेंट आपका है सुदर्शन लेक का। He showcased his engagement with सांस्कृतिक ट्रेडिशंस। अब देखो इतना आपको समझ में भले आए नहीं आए, लेकिन एक पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग आपका है, इन्होंने क्या किया था, सुदर्शन लेक को 2nd सेंचुरी में रिबिल्ड किया था। तो कौन होंगे आपके, क्या वो विक्रमादित्य होंगे, या फिर भास्कर वर्मन होंगे, या फिर आपके बिंबिसार होंगे, या फिर रुद्र दमन होंगे। तो जब करेक्ट हम लोग ना आंसर की यहाँ पर बात करते हैं तो वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन डी, यानी कि आपके हो जाएंगे रुद्र दमन हो जाएंगे ना। रुद्र दमन ने क्या किया था, आपके 2nd सेंचुरी में आपके ना सुदर्शन लेक को रिबिल्ड किया था। चलो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जब 7th के बारे में बात करेंगे। देखो 7th आपका एक ना पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दी गई है, एक पेंटिंग दी गई है, ठीक है ना। बोला कि आपका आइडेंटिफाई विच ऑफ द ऑप्शंस रिफर टू द एंशिएंट केव पेंटिंग, यानी कि केव पेंटिंग आपकी है ना। अगर हम लोग इसको बात करें तो कौन सी पेंटिंग आपकी है, तो ये है आपकी केव पेंटिंग, ठीक है ना। केव पेंटिंग्स आपकी है ये। अब ये जो केव पेंटिंग्स आपकी एंशिएंट इंडिया की है, तो कौन सी केव पेंटिंग है आपको यहाँ पर क्या करने हैं, इसके बारे में बताने हैं। देखो पहला बोला गया आपका अजंता केव पेंटिंग होंगे, बाघ केव पेंटिंग होंगे आपके, है ना, सीता नवबसर केव पेंटिंग्स होंगे आपके, या फिर एलोरा केव पेंटिंग्स होंगे। जब आप इस पेंटिंग को देखोगे ना तो बड़ी इजीली आप ना आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये जो पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये कौन से पिक्चर आपके हैं, तो अजंता केव पेंटिंग्स आपके हैं, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर ए होगा। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का। ये देखो कुछ क्या है आपका, विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन है। इसमें देखो बोला गया आपका
इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज द कैलाश टेम्पल लोकेटेड, है ना। देखो कैलाश टेम्पल कहाँ पर आपका लोकेटेड है, राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर आपके, है ना। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में। देखो तो जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कैलाश टेम्पल के बारे में, तो कैलाश टेम्पल आपको कहां पर देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र में, है ना। महाराष्ट्र में क्या है आपके कैलाश टेम्पल देखने को मिलेंगे, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो आगे हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम अल बिरूनीज राइटिंग। अब देखो अल बरूनी के बारे में हमें क्या करने हैं, बताने हैं, ठीक है ना। तो जब ना अल बरूनी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो कौन से ना राइटिंग स्किल्स हैं जो कि क्या करते हैं आपके अल बिरूनी के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक है। अब देखो पहला स्टेटमेंट जो आपका लिखा दिया गया है, इसमें देखो बोला गया आपका ना, जो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है इसमें देखो बोला जा रहा है आपका, देखो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, प्रोफिशिएंसी इन डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिकल नेगोशिएशन। दूसरा आपका है फ्लुएंसी इन मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड अ ब्रॉड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। थर्ड आपका एक्सपर्टीज इन मिलिट्री स्ट्रेटेजी, ठीक है ना, मिलिट्री स्ट्रेटेजी के बारे में बोला गया आपका, एंड वॉरफेयर टैक्टिक्स। एंड फोर्थ आपका एक्सेप्शनल टैलेंट फॉर स्टोरी टेलिंग एंड विविड डिस्क्रिप्शंस। देखो जो करेक्ट इसमें आंसर होगा आपका वो तो हो जाएगा आपका कि अल बरूनी क्या थे आपके, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस में क्या थे आपकी, इनको फ्लुएंसी थी, एंड ब्रॉड इंटेलेक्चुअल क्या थे आपकी, क्यूरियोसिटी थे। यानी कि जो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर स्टेटमेंट है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखो जब ना अल बरूनी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इनकी क्या है, बहुत ही क्या होती है ना फेमस बुक है, जिनके बुक का नेम आपका है तारीख अल हिंद है, ठीक है ना। इनके बुक का क्या नेम है, तो इनके बहुत ही फेमस बुक है, इनके बुक का नाम आपका है तारीख अल हिंद, ठीक है ना। तारीख अल हिंद इनके बहुत ही क्या फेमस बुक है जिनको इन्होंने ही लिखा है। एंड इसका देखो मतलब होता है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तारीख अल हिंद का मतलब क्या होता है आपका, द हिस्ट्री ऑफ, यानी कि भारत का इतिहास। इन्होंने एक बहुत ही फेमस क्या लिखी है, बुक लिखी है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। चलो आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो बोला जा रहा है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट आंदल। अब देखो आंदल के बारे में ना कौन से स्टेटमेंट क्या होंगे आपके, इनकरेक्ट होंगे। तो इनकरेक्ट को बताने ध्यान से समझेंगे, स्टेटमेंट हमसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा, यानी कि जो गलत होगा उसको हमें क्या करने हैं, बताने हैं। देखो पहला बोला गया आपका अंदर वाज अ वुमन अलवर, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ हर कंपोजिशन वर वाइडली सम, ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा देखो हम लोग बात करेंगे तो दूसरे में बोला गया आपका अंदर वाज अ वुमन नाइनर, शी इनकॉर्पोरेटेड द प्रिवेलिंग कास्ट सिस्टम इन द सोसाइटी। तीसरा आपका है अंदर सॉ हरसेल्फ एज द बिलव्ड ऑफ विष्णु, हर वर्सेस एक्सप्रेसेस हर लव फॉर द डाइटी। एंड लास्ट आपका है अंदर सॉ हरसेल्फ एज द बिलव्ड ऑफ कृष्णा, हर वर्सेस एक्सप्रेसेस हर लव फॉर द डाइटी। तो देखो डी तो गलत हो जाएगा आपके ना, कृष्णा के क्या थे, मिली आपके ना बिलव्ड नहीं थे, ना ही आपके बिलव्ड होते हैं विष्णु के, ये क्या हो जाएंगे आपके, और ना ही आपके ना अलवर्स की थी। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या होगा आपका बी, यानी कि कैसी थी, तो ये मेनली आपकी ना एक वुमेन नाइनर थी आपकी, जिन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था आपका प्रिवेलिंग कास्ट सिस्टम सोसाइटी में। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। चलो आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो बोला गया है इमेजिन यू आर एनालाइजिंग द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द विजयनगर एम्पायर, which of the following documents
would be most helpful in understanding the relationship between the empire and religious institutions. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो आपको ना अपने आप को इमेजिन करना है। मान लो कि आप क्या कर रहे हो, एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को ना एनालाइज कर रहे हो। तो जब आप उस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को क्या करते हो ना, एनालाइज करते हो, तो कौन से जो डॉक्यूमेंट्स आपको है ना काफी हेल्पफुल आपको मिलेंगे, जिससे कि आप क्या कर पाए, रिलेशनशिप समझ पाओ एम्पायर एंड जो रिलीजियस उस टाइम पर ना इंस्टीट्यूशंस थे उनके बीच में ना क्या रिलेशन था, किस तरह का रिलेशन होता था, वो किस तरीके से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। देखो पहला बोला गया इसमें अंदर आपका, देखो तो पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो बोला गया आपका अ मिलिट्री क्रॉनिकल डिटेलिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ विजयनगर रूलर्स। सेकंड आपका है रिकॉर्ड ऑफ डिप्लोमेटिक एक्सचेंज विथ ट्रेडर्स एंड फॉरेन एम्बेसडर्स। नेक्स्ट आपका है अ लीगल कोड आउटलाइनिंग द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अर्बन क्लासेस। एंड लास्ट बोला जा रहा है हमसे एन इंपेरियल डिक्री ग्रांटिंग लैंड और प्रिविलेजेस टू अ सैक्रेड है ना ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो जैसे अगर हमें बात करना है रिलेशनशिप समझने के लिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड एम्पायर के बीच में, तो ट्रेडर्स का तो कोई काम नहीं आएगा आपका, पहला पॉइंट है ना। डिप्लोमेटिक एक्सचेंज ट्रेडर्स का तो होगा नहीं आपका। क्रॉनिकल कॉन्क्वेस्ट के बारे में जानकारी के लिए आपको चीजें पता नहीं चल पाएंगी। लीगल कोड आपका आउटलाइनिंग राइट्स रिस्पॉन्स अर्बन क्लासेस, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत होगा। यानी कि इंपीरियल आपकी डिक्री ग्रांटिंग लैंड ऑफ प्रिविलेज टू अ सैक्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वाले स्टेटमेंट क्या होंगे आपके, करेक्ट होंगे। चलो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 11 में मैच द फॉलोइंग क्या दिया गया, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। देखो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में क्या है आपका, देखो सिंपली यहाँ पर दो आपके क्या होंगे, कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी। एंड यहाँ पर क्या बोला गया आपका, तो ट्रैवलर्स हु विजिटेड द विजयनगर। अब देखो यहाँ पर जैसे आपने हिस्ट्री में ना पढ़ा होगा विजयनगर एम्पायर के बारे में, है ना। हिस्ट्री में हमने क्या किया है, पढ़ा है कौन से एम्पायर, तो विजयनगर एम्पायर है ना, जहाँ के बहुत ही प्रोमिनेंट आपको रूलर देखने को मिलते हैं कृष्णदेव राय, ठीक है। तो उनके टाइम मतलब विजयनगर एम्पायर में ना बहुत सारे क्या करते हैं, ट्रैवलर्स विजिट करते हैं, तो उन्हीं को आपको क्या करना है, बताने हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसके अंदर मेंशन आपके हैं निकोलो डी कॉन्टी, ठीक है ना। पहले कौन आपके हैं, निकोलो डी कॉन्टी है, अब्दुल रजाक है ना, अफांसी निकितीन आपके, और लास्ट आपके हैं दौड़ते बारबोसा। तो इनको आपको क्या करना है, कॉलम वाइज अरेंज करना है। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं किनके बारे में, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें निकोलो डी कॉन्टी के बारे में, तो ये कहाँ पे आपके हैं, तो निकोलो डी कॉन्टी कौन थे आपके, तो ये आपके इटालियन क्या थे, ट्रेडर थे, जिन्होंने क्या किया था, विजिट किया था विजयनगर एम्पायर को 15th सेंचुरी में। इनके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं ना अब्दुल रजाक के बारे में, तो अब्दुल रजाक कौन थे आपके, तो ये पर्सिया के अम्बेसडर थे, है ना। कहाँ के, तो ये आपके पर्सिया के एम्पायर, पर्सिया के क्या थे, अम्बेसडर थे, जिन्होंने 15th सेंचुरी में ही क्या किया था, विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था। इनके अलावा हम लोग बात करेंगे ना अफांसी निकितीन की। तो अफांसी निकितीन आपके कौन थे, मर्चेंट थे आपके, कहाँ के, तो ये रसिया के आपके मर्चेंट थे, जिन्होंने विजिट किया था विजयनगर एम्पायर को 15th सेंचुरी में। तो ये हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। एंड लास्ट हो जाएंगे आपके दौड़ते बड़बोसा। तो ये आपके कौन होते हैं, तो ये आपके पोर्तुगीज ट्रैवलर थे, जिन्होंने 16th सेंचुरी में क्या किया था, विजिट किया था, ठीक है ना, विजयनगर एम्पायर को। यानी कि देखो अगर हम लोग करेक्ट ना आंसर की बात करें, तो ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो जो ऑप्शन आपका ए है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सेकंड नंबर, ठीक है। ए का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो सेकंड नंबर होगा। बी के बारे में हम लोग बात करें, जो बी का आपका जो करेक्ट आंसर था ये हो गया आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन जब ना सी के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ
एंड जब डी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड। अब देखते हैं हम लोग आंसर में हमारे कहाँ पर ये मेंशन किए गए हैं। देखो पहला तो हमें देखना है कि ए का आपको क्या देखना है, सेकंड देखना है। अब जैसे आप ए का क्या करते हो ना, सेकंड देखते हो, तो ए में आपको नहीं मिलता है, बी के अंदर भी आपको नहीं मिलता है, एंड सी के अंदर भी नहीं मिलता, यानी कि आपका जो करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा आपकी 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर है which of the following developments significantly contributed to the increased in the flow of silver bullion into India through trade with Europe during the 16th to 18th century। यानी कि कौन से ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं सिग्निफिकेंटली जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इंक्रीज में, कि जो फ्लो ऑफ आपका सिल्वर बुलियन आपका होता है ना इंडिया के अंदर में, इसका फ्लो आपका काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। जब ट्रेड करने की बात करते हैं, इंडिया की ट्रेड किससे होती है, यूरोप से, ड्यूरिंग आपके 16th टू 18th सेंचुरी के दौरान में। चलो इसमें देखो आंसर क्या है, तो स्टेटमेंट आपका बोला गया पहला, ठीक है, तो यहां पर आपका है द राइज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर इन एशिया। सेकंड आपका है द ओपनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड थ्रू वॉयजेस। थर्ड आपका है द मिंग डायनेस्टी एक्सपेंशन इनटू साउथ ईस्ट एशिया। एंड लास्ट आपका है द डिक्लाइन ऑफ द सफाविड एम्पायर इन एशिया। देखो पहले समझते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। इसके ना जब करेक्ट आप आंसर की बात करोगे तो ये हो जाएगा आपका द राइज द ओपनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड थ्रू वॉयजेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट है ऑटोमन एम्पायर का। ठीक है, जब ऑटोमन एम्पायर जब मॉडर्न हिस्ट्री में आप हम लोग आते हैं तो यहाँ पर काफी इसका क्या होता है, सिग्निफिकेंट रोल आता है। ठीक है ना, जैसे अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे तो ऑटोमन एम्पायर में किनका हुआ करता था, तो यहाँ पर जो खलीफा होते थे ना वो क्या किया करते थे, आपके रूल किया करते थे। अब ये खलीफा होते कौन थे, तो खलीफा आपके क्या होते थे, तो रिलीजियस खलीफा के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपके ना रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे। ठीक है ना, खलीफा कौन होते थे आपके, सो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर ऑफ मुस्लिम्स, है ना, मुस्लिम्स के आपके पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर हुआ करते थे मुस्लिम्स के। लेकिन देखो होता क्या है ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद खलीफा के पोस्ट को क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है, जिसके बाद क्या होती है ना पूरे वर्ल्ड में क्या था, मुस्लिम कम्युनिटी कहीं ना कहीं क्या होती है, ब्रिटिश के अगेंस्ट होती है। इसी का फायदा उठा करके महात्मा गांधी क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट करते हैं। एंड महात्मा गांधी इंडिया में क्या कर लेकर के आते हैं, खिलाफत मूवमेंट चलती है ना इंडिया में, क्या चल रही होती है इस टाइम पर, खिलाफत मूवमेंट, है ना, कौन सी मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट चल रही होती है। एंड ये जो आपकी ना खिलाफत मूवमेंट होती है इसमें दो भाई कर रहे होते हैं। पहले भाई होते हैं आपके शौकत अली, है ना, पहला जो भाई होता है इसमें वो होते हैं शौकत अली होते हैं। एंड जब दूसरे भाई के बारे में हम लोग बात करें तो वो होते हैं मोहम्मद अली। यानी कि जब इंडिया में खिलाफत मूवमेंट को लीड करने की बात आती है तो शौकत अली करते हैं एंड मोहम्मद अली करते हैं। बाद में महात्मा गांधी क्या करेंगे, इनसे मर्ज करेंगे। महात्मा गांधी क्या करेंगे, हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट करेंगे। एंड एक मास लेवल पर महात्मा गांधी क्या लेकर के आते हैं, आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना, मास लेवल पर जो महात्मा गांधी होंगे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या करते हैं, इंडिया में लेकर के आते हैं। ठीक है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी लेकर के आएंगे, जो कि उनका एक पहला मूवमेंट होता है जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में मास लेवल पर किया जाता है ना। मास लेवल की बात करेंगे तो मास लेवल पर महात्मा गांधी का जो पहला मूवमेंट होता है वो कौन सा होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एंड महात्मा गांधी के ना पहले अगर मूवमेंट की हम लोग बात करेंगे तो वो कौन सा होता है आपका, तो वो होता है चंपारण मूवमेंट, है ना, वो कौन सा मूवमेंट आपका होता है, चंपारण मूवमेंट होता है ना। इंडिगो फार्मिंग के लिए की जाती है आपकी है
कब होती है ये मूवमेंट आपकी? सो 1917 में। और ये महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट और ये काफी सक्सेसफुल मूवमेंट भी महात्मा गांधी का रहा था। चलो आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3। देखो थर्ड में बोला गया आपका, हाउ डिड द कंपाइलेशन ऑफ द आईने अकबरी कंट्रीब्यूट टू एम्परर अकबर्स विजन ऑफ गवर्नेंस, चूज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है ना, देखो बोला गया जब ना आईने अकबरी का क्या होता है, कंपाइलेशन होता है, ठीक है, तो मेनली कंट्रीब्यूट करता है आपके ना, मेनली वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है एम्परर अकबर्स के विजन ऑफ गवर्नेंस के बारे में बताता है। तो कौन से सुटेबल ऑप्शन क्या होंगे आपके इस फॉलोइंग से बेस्ट इसके बारे में बताते हैं, उसको हमें क्या करना है, आंसर में अपने बताने हैं। देखो पहला अगर हम लोग बात करेंगे तो आंसर में बोला गया आपका, पहला ए में बोला गया है बाय एम्फसाइजिंग मिलिट्री स्ट्रेटेजीज फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन। इसके अलावा बोला गया आपका बाय डॉक्यूमेंटिंग रिलीजियस रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस अक्रॉस एम्पायर, बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल ट्रेडिशंस, है ना, एंड फोर्थ आपका बाय फोकसिंग ऑन ट्रेड रूट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब देखो पॉइंट यहाँ पे आपको लगेगा ना कि सर स्टेटमेंट ना तो आंसर सारे ही क्या लग रहे हैं यहाँ पर सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें देखो विजन किसका देखना है, तो उनके ना गवर्नेंस का विजन देखना है। तो मिलिट्री स्ट्रेटेजीज काम नहीं आएगी आपकी जब गवर्नेंस की बात आती है कंप्लीटली, है ना, एडमिन आपकी ना रिलीजियस रिचुअल्स प्रैक्टिसेस भी नहीं बात करेंगे जब गवर्नेंस की बात आती है, या फिर ट्रेड रूट्स के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में नहीं बात करेंगे। जब गवर्नेंस के बारे में बात आती है तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कल्चरल ट्रेडिशंस के बारे में। तो यहाँ पर क्या होती है आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आएंगे। अब देखो यहाँ पर बोला गया ना आईने अकबरी, सो आईने अकबरी किन्होंने लिखा था, ठीक है। देखो आईने अकबरी की जब बात करते हैं तो ये अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है ना। आईने अकबरी किन्होंने लिखा था, तो अबुल फजल ने लिखा था, जो कि क्या थे, कोर्टियर थे बादशाह अकबर के टाइम पर, ठीक है ना। एंड ये मेनली क्या थे, अकबर के क्या थे, 9 ज्वेल्स थे, है ना, अकबर के क्या थे, 9 ज्वेल्स थे, 9 रत्न हुआ करते थे। तो ये उनमें से क्या थे, एक थे, वन ऑफ देम, 9 ज्वेल्स में से क्या थे, अकबर के वन ऑफ देम थे, उनमें से एक ये भी थे। इनके अलावा हम लोग कुछ ना बात करें अकबर के 9 ज्वेल्स में, तो अबुल फजल के अलावा आपके तानसेन हुआ करते थे, है ना, बीरबल हुआ करते थे, आपके मुल्ला दो प्याजा, मानसिंह एटसेट्रा थे। कुछ टोटल 9 ज्वेल्स क्या थे आपके अकबर के थे, जिसमें से आपके अबुल फजल भी एक थे। चलो आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 में बोला गया आपका, व्हाट इनसाइट्स डिड फ्रैंकोइस बर्नर प्रोवाइड अबाउट द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मुगल इंडिया, चूज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं फ्रैंकिस बर्नर के बारे में। फ्रांसिस बर्नर के बारे में जब बात करेंगे तो ना मुगल के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, देखते हैं, तो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन कैसा है, किस तरह से उसको वो देख रहे होते हैं, इसको हमें क्या करते हैं, बताने हैं। देखो पहला बोला गया आपका द प्रिविलेंस ऑफ प्राइवेट लैंड ओनरशिप, ठीक है ना, द प्रिविलेंस ऑफ लैंड प्राइवेट लैंड ओनरशिप एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। दूसरा आपका है द डोमिनेंस ऑफ स्टेट कंट्रोल्ड रिसोर्सेज एंड लिमिटेशंस ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी। तीसरा हमारा है द अब्सेंस ऑफ ट्रेड नेटवर्क्स एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन फ्रॉम ग्लोबल मार्केट्स एंड फोर्थ है द रिलायंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड द एब्सेंस ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, ये भी आपका गलत है। पहला है द प्रिविलेंस ऑफ प्राइवेट लैंड ओनरशिप एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये भी गलत हो जाएगा। जो करेक्ट आपका ऑप्शन होगा इसमें वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि क्या होगा आपका द डोमिनेंस ऑफ स्टेट कंट्रोल रिसोर्सेज एंड लिमिटेशंस ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में मेंशन किया गया आपका, इसमें देखो बोला जा रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द इंपैक्ट्स ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर ऑन कॉटन प्रोड्यूसिंग
है ना, ऑन किस पे आपका, सो कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, चूज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो होता क्या है, तो जैसे अगर हम लोग बात करेंगे ना, अमेरिका में होता है आपका सिविल वॉर, एंड जब ना अमेरिका के अंदर क्या चल रही होती है, आपकी सिविल वॉर चल रही होती है, तो उस टाइम पर हमें देखने को ये मिलता है कि जब कॉटन का जो प्रोडक्शन आपके है इंडिया से, देखो ब्रिटेन कम कॉटन ले रही थी, लेकिन जैसे ही क्या होता है अमेरिका में सिविल वॉर होता है, सो कॉटन के लिए अब उनकी डिपेंडेंसी एक बार फिर से कहां पर आ जाती है, इंडिया के ऊपर आ जाती है। इसी को आपको यहाँ पे ऑप्शंस वाइज देखने हैं। देखो पहला बोला गया हमारा, बोथ कंट्रीज एक्सपीरियंस अ डिक्लाइन इन कॉटन प्रोड्यूसिंग ड्यू टू द वॉर। ठीक है, दूसरा है इंडियाज कॉटन प्रोडक्शन increased while the United States experienced a decline. The United States saw increased cotton production while India's remained stagnant. Both countries saw a surge in cotton exports during the war period. तो डी तो बिल्कुल गलत है ना, यूनाइटेड स्टेट्स में देखो इंक्रीज कहां से होगा, वॉर में हो तो इंक्रीज होगा नहीं, डिक्लाइन करेगा, लेकिन ये डिक्लाइन इंडिया में नहीं हो रहा था, इंडिया में हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही थी, डिक्लाइन कहां पर हो रहा था, आपका यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में हो रहा था। चलो तो ऑप्शन नंबर इसमें भी क्या होगा आपका, तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा वो यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16 क्वेश्चन में बोला गया आपसे क्या है आपका, तो व्हाई डिड द रिबेलियन इन अवध बिकेम अ सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब देखो मिली ना, अवध मिलनी क्या बन गया आपका, तो एक सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस बन गया आपका ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। ठीक है, तो चूज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो कौन से जो बेस्ट आपके ना ऑप्शन होंगे उसको आपको क्या करना है, बताना है। देखो पहला हमारा स्टेटमेंट इसके अंदर है, इसमें देखो बोला गया है ड्यू टू द रीजन्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अंडर नेटिव रूल, या फिर ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ नवाब वाजिद अली शाह एंड तालुकदार्स, सी आपका है ड्यू टू फेवरेबल लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज टुवर्ड्स द peasantry, एंड लास्ट है ड्यू टू अवर्स सेंट्रल पोजीशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग रेबेल फोर्सेस। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, बताना है कि अवध में एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस आपका बन जाता है रेबेलियन ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। इसका सिंपल एक रीजन क्या होता है आपका, क्योंकि आपके ना नवाब जो वाजिद अली शाह होते हैं एंड जो तालुकदार्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, आपका डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाता है ना। देखो जब बात करेंगे ना 1857 के रिवोल्ट की, ठीक है, जब बात आती है आपकी 1857 के रिवोल्ट की, तो 1857 का देखो जो आपका ना रिवोल्ट होता है, ये रिवोल्ट काफी क्या होता है आपका अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 1857 का जो हमारा रिवोल्ट है ये अपने आप में क्या होता है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1857 के रिवोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल बोलते हैं। ठीक है, तो अपने आप में काफी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है ना। अब देखो इसमें हम लोग बात जो फेमस जो लोग थे जो इसके में पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन कौन होते हैं आपके, एक तो आप याद रखोगे नाना साहेब का, है ना। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ याद रखते हैं तो नाना साहेब हो जाते हैं आपके। इनके अलावा बेगम हजरत महल होती है ना, बेगम हजरत महल। इनके अलावा हम लोग बात करेंगे तात्या टोपे, है ना, तात्या टोपे। इनके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई, है ना, रानी लक्ष्मीबाई। इनके अलावा हम लोग बात करेंगे एक हमारे होते हैं वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। एंड स्टार्टिंग करते हैं आपके मंगल पांडे,
है ना, कौन होंगे आपके, मंगल पांडे। और ये जो आपकी क्या होती है ना, तो मेनली हम लोग इस रिवोल्ट के बारे में बात करेंगे। तो बहादुर शाह जफर जो होते हैं आपके ना सेकंड, कौन आपके, तो बहादुर शाह जफर सेकंड के अंदर में पूरा का पूरा क्या होता है आपका 1857 का रिवोल्ट चलाया जाता है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, इसमें बोला गया आपका क्वेश्चन नंबर है 17। इसमें देखो क्या बोला गया है, which of the following represent the correct chronological order of events related to agrarian developments in India during the 19th century। अब देखो 19th सेंचुरी के ना बारे में जब बात करते हैं, तो 19th सेंचुरी के टाइम पर हमें क्या होता है, तो बोला गया आपका ना कि कौन से क्या होते हैं आपके करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको क्या करने हैं, इवेंट्स के या डेवलपमेंट्स को बताने हैं। देखो पहला आपका है द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल कब होता है, दूसरा आपका है द डेक्कन राइट्स कमीशन, तीसरा आपका है द सांथाल रिबेलियन, एंड फोर्थ आपका है द फिफ्थ रिपोर्ट बाय अ सेलेक्टेड कमिटी। अब देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं ना परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में आपको देखने को मिलते हैं, ये होते हैं आपके 1793 में। कब होंगे आपके, तो ये होते हैं 1793 के अंदर में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द डेक्कन राइट्स कमीशन के बारे में। तो जो डेक्कन आपके ना राइट्स कमीशन होते हैं, ये होते हैं आपके 1876 में। कब, 1876 में स्टार्ट होते हैं आपके। इसके हम लोग बात करेंगे सांथाल रिबेलियन की। तो सांथाल का जो आपका ना रिबेलियन होता है वो आपका ना 1856 में होता है। कब होगा आपका, 1856 में होते हैं। एंड लास्ट हम लोग जब बात करेंगे द फिफ्थ रिपोर्ट बाय अ सेलेक्टेड कमिटी, तो ये आपकी दी जाती है 1813 में। चलो अब देखो बात करेंगे क्या होता है, तो इसको आपको ना करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करने हैं, बताने हैं। यानी कि जो सबसे पहले हुआ है उसको हमें क्या करना है, सबसे पहले बताने हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर ना जब हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले कौन सा इवेंट आपको देखने को मिल रहा है, देखो सबसे पहले इवेंट कौन से हो रहे हैं आपके, तो सबसे पहला हमारा तो आ जाएगा 1793 का। ऑफ कोर्स कौन सा आएगा आपका, तो स्टेटमेंट पहला हो जाएगा सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर। देन बात करेंगे फोर्थ के बाद तो वो हो जाएंगे आपके थर्ड नंबर, एंड जो लास्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। अब देखो हमें सबसे पहले देखना है कि ए का फर्स्ट कौन सा। देखो सबसे पहले हमें फर्स्ट देखना है, तो फर्स्ट ए के अंदर है आपका, बी में नहीं है, सी में नहीं है, तो बी सी पहले की क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। देन हम लोग देखेंगे फिर आएगा आपका फोर्थ नंबर, तो फर्स्ट के बाद यहाँ पर सेकंड यानी कि ए भी क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। यानी कि जो करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्टेटमेंट, जो ऑप्शन आपका डी है वो यहाँ पर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है हमसे, which one of the following was the Gandhi's main demand, है ना। गांधी के हम लोग को क्या करते हैं ना, मेन डिमांड के बारे में बताने हैं फॉर द पीजेंट इन चंपारण। अब देखो महात्मा गांधी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इंडिया में क्या था, तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी, है ना। अगर हम लोग बात करें महात्मा गांधी के बारे में, तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी कहां पर, इंडिया में। ऐसे तो इन्होंने पहले भी बहुत सारे अफ्रीकन मूवमेंट्स किए थे, लेकिन अगर इंडिया में हम लोग बात करेंगे इनके मूवमेंट के बारे में, तो इंडिया में इनका जो पहला मूवमेंट होता है वो चंपारण में होता है। कहां पर होता है, चंपारण मूवमेंट इनका पहला मूवमेंट इंडिया के अंदर में होता है। ठीक है ना, चंपारण मूवमेंट इनका होता है जो कि बिहार में आपके हैं। अब देखो जब बात तीन कट्ठे यहाँ पर प्रणाली चलती है, अगर आपके पास देखो 20 कट्ठा जमीन है,
तो 20 कट्ठा जमीन में से आपको क्या करना पड़ता है, 3 कट्ठा जमीन पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिगो का फार्मिंग करना पड़ेगा। मतलब नील की आपको क्या करनी पड़ती थी, खेती करनी पड़ती थी। अगर आपका मर्जी नहीं है फिर भी अंग्रेज जबरदस्ती क्या करवाते थे। इसी के अगेंस्ट किसानों ने क्या कर दिया भैया, विद्रोह कर दिया कि नहीं करेंगे खेती। तो महात्मा गांधी को यहाँ पर काफी परेशानी हुई, तो महात्मा गांधी को ना यहाँ पर बुलाया गया। अब महात्मा गांधी को यहाँ पर जो लेकर के आए थे ना, वो लेकर के कौन आए थे आपके, तो राजकुमार शुक्ल, है ना। राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी क्या करते हैं, चंपारण में आते हैं एंड चंपारण मूवमेंट क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब महात्मा गांधी चंपारण मूवमेंट स्टार्ट कर रहे होते हैं तो मेन देखो महात्मा गांधी की ना डिमांड यहाँ पर क्या होती है, इसके बारे में पूछा गया है। देखो तो मेन जो महात्मा गांधी की यहाँ पर डिमांड होती है वो होती है फ्रीडम टू कल्टीवेट द क्रॉप्स ऑफ देयर चॉइस, यानी कि जो बी आपका है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब बात करेंगे ना यहाँ पर हम लोग कल्टीवेशन में, तो मतलब देखो महात्मा गांधी ने बोला कि भैया देखो आप जबरदस्ती मत करो, किसान को जो भी क्रॉप्स ग्रो करने का मन है उनको अपनी चॉइस का क्रॉप्स ग्रो करने दो। क्लियर है। अब देखो महात्मा गांधी के बारे में ना कुछ और हम अगर बात करें, देखो एक क्वेश्चन आता है आपको ना कि महात्मा गांधी के ना पॉलिटिकल टीचर कौन थे, है ना। अगर बात करेंगे हम लोग पॉलिटिकल टीचर ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है ना, पॉलिटिकल टीचर ऑफ महात्मा गांधी, तो वो कौन हो जाएंगे आपके, तो पॉलिटिकल टीचर महात्मा गांधी के थे गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। कौन हो जाएंगे हमारे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना। इनके क्या होते हैं, पॉलिटिकल टीचर होते हैं। अब देखो जब महात्मा गांधी के ना फुल नेम के बारे में बात करेंगे, सो इनका फुल नेम होता है मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है ना। इनका फुल नेम क्या होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। तो पॉइंट है यार, इनको महात्मा क्या है, तो महात्मा इनका क्या होता है, टाइटल होता है, ठीक है ना। महात्मा क्या है, तो महात्मा गांधी का एक टाइटल है। इस टाइटल को दिया किनके द्वारा गया था, तो इस टाइटल को दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। किन्होंने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा का टाइटल दिया। तो महात्मा गांधी ने भी क्या बोला, इनको भी एक टाइटल दिया, किस चीज का, गुरुदेव का, ठीक है। अब देखो जैसे बात करोगे ना रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो इन्होंने क्या लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम लिखा है ना। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया लिखा है, नेशनल एंथम लिखा है हमारा। कब लिखा है, सॉरी नेशनल एंथम जिन्होंने हमारा लिखा है वो कौन सा हमारा है, जन गण मन का। जन गण मन हमारा जो नेशनल एंथम है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इसको देखो अगर पूछे आपसे क्वेश्चन में ना कि जो हमारा नेशनल एंथम जन गण मन है, इसको सबसे पहले कहां पर गाया गया था, कब गाया गया था, तो 1911 में कोलकाता के कांग्रेस सेशन में इसको गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करें तो इन्होंने क्या लिखा है, हमारा तो लिखा ही है नेशनल एंथम जन गण मन, इसके अलावा इन्होंने अमर सोनार बांग्ला, जो कि क्या है आपका बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, ये भी इन्होंने लिखा है, तो ये भी लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अच्छा इनके बारे में हम लोग बात करें अगर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो फर्स्ट इंडियन है ये, है ना, फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, है ना। ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने क्या किया था, नोबेल प्राइज को जीता था। कब जीता था, तो 1913 में, ठीक है। नोबेल प्राइज इनको मिला था तो किस फील्ड में मिला था इनको, तो इनको जो आपका नोबेल प्राइज दिया गया था वो लिटरेचर के फील्ड में दिया गया था, ठीक है ना। लिटरेचर के फील्ड में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। इनकी एक नॉवेल थी, है ना, कौन सी नॉवेल, इनकी जो नॉवेल थी गीतांजलि, तो
तो गीतांजलि के लिए क्या मिला था इनको, नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इन कुछ पॉइंट्स को अगर आप क्या करते हो, याद रखते हो, तो एग्जाम में आपके क्या होंगे, काफी ज्यादा ये हेल्पफुल होंगे। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है हमसे, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द रोल ऑफ लीडर्स इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, हो ची मिन्ह, वियतनाम, जॉर्ज वॉशिंगटन। देखो यहाँ पर बोला गया ना कि अलग अलग कुछ पर्सन्स के आपको नेम दिए गए हैं एंड आपको क्या करना है ना, मेनली बताना है क्या, तो आपको मेनली यहाँ पर बताने हैं इनके बारे में कुछ आंसर। तो देखो यहाँ पर पहला आपका बोला गया है क्या है कि ये ना कहाँ के आपके हैं, मतलब देखो अगर हम ना हो ची मिन्ह के बारे में बात करते हैं, वियतनाम हो गए आपके, जॉर्ज वॉशिंगटन, तो यहाँ पर देखो जो आंसर में आपका बोला गया है, ठीक है, तो आंसर में देखो बोला गया है क्या, क्वेश्चन देखते हैं पहले पूरा। देखो क्वेश्चन बोला गया आपका, इसमें देखो बोला गया है रिस्पेक्टिव कंट्रीज, हो ची मिन्ह, वियतनाम। अब देखो जैसे ना हो ची मिन्ह कहाँ के थे, तो हो ची मिन्ह आपके ना वियतनाम के हो गए, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या आपका ये गलत है, इसको इग्नोर करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ये गलत है, इसको यहाँ पर क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अब देखो बात करते हैं, जैसे देखो वियतनाम में हो ची मिन्ह कहाँ के आपके हैं, वियतनाम के हैं, वैसे ही बात करेंगे जॉर्ज वॉशिंगटन ये कहाँ के हैं, क्या वो यूएसए के हैं, यूके के हैं, फ्रांस के या फिर कनाडा के। अब देखो जैसे ना जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में बात करेंगे तो ये कहाँ के आपके हैं, ये आपके यूएसए के हैं। एंड अगर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे इनके बारे में तो क्या है आपके, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी है ना। जॉर्ज वॉशिंगटन क्या थे आपके, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, है ना। जॉर्ज वॉशिंगटन क्या थे आपके, अमेरिका के पहले आपके क्या थे, प्रेसिडेंट के थे। चलो आगे हम बात है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है, सो आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ इंडिया इन द 1850s फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस यूजिंग द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन। अब देखो इंफॉर्मेशन कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको क्या करना है, रूलर को आइडेंटिफाई करना है। टाइम पीरियड भी आपका कितना मेंशन है, तो टाइम पीरियड आपका मेंशन किया गया है 1850s का, ठीक है। देखो सबसे पहले बोला गया है ही वॉज द सक्सेसर ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से पता चल जाएगा। पेशवा बाजीराव के क्या थे आप, सेकेंड के आपके ये सक्सेसर थे। इसके अलावा ही वॉज कंपेल्ड बाय सिपॉयज एंड द टाउन्स पीपल टू ज्वाइन द रिवोल्ट एज द लीडर फ्रॉम कानपुर। अब देखो 1857 का जो रिवोल्ट होता है तो इसमें भी क्या करते हैं, हमारे ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो कौन होंगे, नाना साहेब होंगे, कुंवर सिंह होंगे, बिरजिस कदर होंगे या फिर मौलवी अहमदुल्ला शाह होंगे। तो अगर हम लोग बात करें सक्सेसर ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड, तो और कोई नहीं, कौन होंगे आपके, तो वो हमारे हो जाएंगे नाना साहेब, ठीक है ना। नाना साहेब हो जाएंगे जिन्होंने कानपुर से क्या किया था, रिवोल्ट को लीड किया था। चलो आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 आपका, और ये आपके सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला गया है which of the following were the key ideas associated with the social struggles in India since the 19th century। यानी कि आपको देखो बताने हैं ना कि कौन से की आइडियाज आपके क्या हैं, एसोसिएटेड आपके हैं किससे, आपके तो सोशल स्ट्रगल्स थे जो कि आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं 19th सेंचुरी के दौरान। तो यहाँ पर देखो कुछ ऑप्शंस में क्या मेंशन है, तो अगर हम लोग बात करते हैं आपसे ऑप्शंस के बारे में, देखो पहला बोला गया है ऑटोनॉमी, हायरार्की एंड ट्रेडिशनलिज्म, दूसरा है डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस, थर्ड हमारा है इंपेरियलिज्म, कोलोनियलिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी, फोर्थ आपके हैं मोनार्की, प्रिविलेज एंड कंजर्वेटिज्म। अब देखो इंडिया में ना सिंस 19th सेंचुरी के बारे में हम लोग बात करें
तो कौन से की आइडियाज आपके एसोसिएटेड थे? हायरार्की, ट्रेडिशनलिज्म तो बिल्कुल नहीं था आपका। इंपेरियलिज्म, कोलोनिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी भी नहीं होंगे आपके। मोनार्की, प्रिविलेज, कंजर्वेटिज्म भी नहीं होंगे। तो जो करेक्ट आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होंगे आपके करेक्ट हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। तो इसमें जो करेक्ट हमारे आंसर हो रहे हैं वो कौन से आपके हैं? ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन बी। अब देखो जब सेक्शन बी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सेक्शन बी में हम लोग क्या देखते हैं ना, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस होंगे सेक्शन बी के अंदर, इसको हम लोग क्या करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो आज के इस क्लास यहीं पर हम लोग अपने एंड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।